हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 16 ऑफ दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइस, यहां पर हम लोग सभी सोर्सेस से न्यूज को कवर करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने एक बार पूरा लेक्चर देख लिया तो आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। फुल फ्लैश प्रिपरेशन आपकी यहां पर करवाई जाती है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर आपकी प्रिपरेशन होती है। यानी कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। और रेगुलरली मैं जो भी आपको टॉपिक्स यहां पर पढ़ाता हूं उनको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। और लेक्चर्स के दौरान जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रहा हूं उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन की बात मैं ऐसे ही नहीं करता हूं, आप बकायदा प्रूफ्स देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ के वीडियो मिल जाएंगे आपको। यूपीएससी 2020 एग्जाम के एक साल पहले जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए थे, एक डेढ़ साल पहले के, तो वो पूरे के पूरे टॉपिक्स जो है वो पूछे गए हैं सिविल सर्विसेज के अंदर। और अगर स्टेट सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पीसीएस का प्रूफ देख लीजिएगा। यूपी पीएससी के अंदर यानी कि अभी 2020 में भी जो एग्जाम आया है तो वहां पर जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं से रिलेटेड मैंने यानी कि जो टॉपिक्स पढ़ाए थे उसी के ही क्वेश्चन है। क्योंकि यहां पर अपन जो टॉपिक कवर करते हैं गाइस वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन पे भी तुरंत हिट कर लो और रेगुलरली फॉलो करिए। 100% सिलेक्शन आपका होगा। और अगर आप चाहें तो मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को भी ले सकते हैं। इसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है, जहां पर आपको बहुत सारी सर्विसेज मैं प्रोवाइड कराता हूं। और डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, हैंडआउट नोट्स, वीकली कंपाइलेशन आपके रिवीजन के लिए, मंथली मैगजीन आपको मिलती है। इतना ही नहीं, सिर्फ इतनी फीस में आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस मैं देता हूं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होते हैं। और इतना ही नहीं, एक और कॉम्प्लीमेंट्री चीज आपको मिलती है। अगर आप वनडे एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हो तो इसी चैनल पर, अपने इस चैनल पर अभी एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। मैं आपको रेगुलरली एक वीडियो भी प्रोवाइड करा रहा हूं जो कि स्पेशली वनडे एग्जामिनेशन के लिए होते हैं। और जैसे कि स्टेट सिविल सर्विसेज में जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ना, तो वो फैक्ट्स पूरे वहां पर आपको मैं बताता हूं, राइट। तो उससे आपकी फुल फ्लैश तैयारी होती है। तो ये एक सिंगल चैनल है जहां पर पूरी तरह से अगर आप रेगुलरली रिलीजियसली फॉलो करोगे तो आपको करंट अफेयर्स के लिए तो चिंता ही नहीं लेना। और कोई भी एग्जाम में आप अपीयर होते हो तो करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी सॉलिड हो जाएगी। और ये लेक्चर तो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, राइट, यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज। और अगर आपको पीडीएफ पैकेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कैसे आप इसको ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको सैंपल देखना है पेड पैकेज की क्वालिटी कैसी है तो उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फेसबुक पर हूं मैं और ये मेरा नंबर है। और याद रहे, नंबर पे कॉल मत करना, एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और फेसबुक पर मैसेज करके अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है पेड पैकेज से रिलेटेड या मतलब कोई भी करंट अफेयर्स रिलेटेड पूछोगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और आज की जो टॉपिक्स आप देख लीजिए, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये टॉपिक्स हैं जो आज अपन डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलो आपका समय ना वेस्ट करते हो, फटाक से लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। गाइस, बताया जा रहा है कि माता अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से वापस इंडिया लाई जा रही है। लगभग 100 साल पहले इंडिया से माता अन्नपूर्णा की मूर्ति जो है वो चोरी हो गई थी। काफी प्राचीन मूर्ति है ये। और ये कनाडा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना, तो वहीं पर ही मैकेंजी आर्ट गैलरी का पार्ट थी। और अब इसको वापस लाया जा रहा है। और ये मूर्ति जो है वो 18वीं सेंचुरी की है और बनारस स्टाइल में बनाई गई ये मूर्ति है। और अन्नपूर्णा माता की बात करें तो अन्न की देवी है अन्नपूर्णा माता, गॉडेस ऑफ फूड है। तो ये वाली जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ हफ्तों पहले की बात है कि 13वीं सेंचुरी की एक ब्रॉन्ज की मूर्ति है भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की। तो ये मूर्ति भी जो है अभी रिसेंट पास में ही यूनाइटेड किंगडम के द्वारा तमिलनाडु सरकार को दी गई थी, हैंडओवर की गई थी। और 2014 से लेकर 2020 के पीरियड में काफी सारी कंट्री से लगभग 40 एंटिक्विटीज जो है वो इंडिया वापस लाई गई। इसके अलावा 1976 से लेकर 2014 के पीरियड में और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 13 एंटीक पीस जो है वो वापस इंडिया लाए गए। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए इन जनरल। गाइस, वर्ल्ड एड्स डे के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जानो। जैसे कि याद रखना कि 1 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1988 में वर्ल्ड एड्स डे का फाउंडेशन रखा था। और इसकी थीम जो है 2020 की वो है ग्लोबल सॉलिडारिटी रेजिलिएंट एचआईवी सर्विसेज। 2019 में बताया जा रहा है कि 6,90,000 लोगों की मृत्यु हुई थी एचआईवी के कारण और 17 लाख 1.7 मिलियन नए एचआईवी के केसेस जो है वो सामने नजर आए हैं।
और एड्स एक महामारी हम लोग को देखने को मिलती है, पेंडेमिक डिजीज है। ये किसके कारण होती है? एचआईवी के कारण, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण, जो कि ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है ये वायरस, राइट। अब देखिए, ह्यूमन का इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? एक ह्यूमन की जो बॉडी है, यानी कि जो भी एचआईवी पेशेंट्स होते हैं, उनकी बॉडी किसी डिजीज से जल्दी रिकवर नहीं हो पाती। जैसे कि आपको बताया गया कि हमें अगर सर्दी हो जाती है तो सर्दी होने के जो है वो कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली सर्दी जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि बॉडी की एबिलिटी होती है, जो भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है या डिजीज हो रही है उसको वो मारती है, उसका इम्यून सिस्टम अटैक करता है वायरस के ऊपर जो भी बॉडी के अंदर आते हैं। बट यहां पर क्या होता है, जो भी एचआईवी के पेशेंट होते हैं उनका इम्यून सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है, मतलब बॉडी जो है वो डिजीज से लड़ने में असक्षम हो जाती है, राइट, यानी कि डिजीज से लड़ नहीं पाती बॉडी। तो ये वाली चीज है। जैसे कि इवन एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि किसी को कट लग जाता है, जैसे हमें कट वगैरह लग जाता है तो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद वो घाव जो है वो भर जाता है। बट जो एचआईवी पेशेंट जो होते हैं ना, उनमें घाव भरने में भी बहुत समय लगता है, राइट। तो ये चीज है। तो बॉडी की जो एबिलिटी है इन्फेक्शन से लड़ने की, डिजीज से लड़ने की, वो खत्म हो जाती है। तो इम्यून सिस्टम को वो डैमेज करता है ये एचआईवी वायरस। और इसके सिम्टम्स के तौर पर क्या क्या होता है? तो वेट गिर जाना, वेट लॉस, फीवर आना, राइट, फटीग, चक्कर आना, बुखार आना, घबराहट, तो ये सब इसके कुछ सिम्टम्स के तौर पर हमें नजर आता है। और एड्स का कोई इलाज नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। और इसमें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एक चलती है, जिसमें जो डिजीज की प्रोग्रेस को स्लो कर दिया जाता है। यानी कि ये एड्स की जो डिजीज है, एचआईवी की जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो इन्फेक्शन जो फैलता है बॉडी के अंदर, जो डिजीज जिस प्रकार से तेजी से बढ़ती है, तो उसको थोड़ा सा रोक दिया जाता है। यानी कि रोका इन द सेंस स्लो हो जाती है वो, यानी कि एकदम से नहीं बढ़ेगी, एकदम से अटैक नहीं होगा, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बस स्लो हो जाता है उसका इफेक्ट, बस। बट हाँ, इफेक्ट तो रहता ही है। तो ये चीज है, क्योंकि इसका इलाज नहीं है। तो इसके बारे में आपको बस बेसिक एक फैक्ट आइडिया होना चाहिए। गाइस, बात हो रही है रामायण क्रूज टूर के बारे में। तो देखो, आप ये क्रूज आपको दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी सरयू नदी जो अयोध्या में हम लोग को देखने को मिलती है, वहां पर ये रामायण क्रूज टूर होगा। यानी कि ये क्रूज जो है वो टूर कराएगा, यानी कि रामायण सर्किट पर ये टूर हम लोग को देखने को मिलेगा क्रूज के थ्रू। बट यहां पर आप एक चीज याद रखिएगा, सरयू नदी, सरयू नदी क्वेश्चन आ सकता है। सरयू नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो शारदा नदी आपको याद रखना है। ये किस स्टेट पे बहती है? तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। और उत्तराखंड से ये निकलती है सरयू नदी। तो ये सरयू नदी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको जानना है। और एक चीज आप लोग को मैंने बताई कि रामायण क्रूज टूर जो है वो हम लोग को यहाँ पर सरयू नदी पे देखने को मिलेगा। तो बस ये बेसिक सा फैक्ट आप याद रखें। गाइस देखिए, इस प्रकार के भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कावन जो है वो क्या है? तो आपको याद रखना है, कावन एक हाथी का नाम है। और कावन जो ये हाथी है गाइस, ये दुनिया का सबसे अकेला हाथी का इसको दर्जा मिला हुआ था, क्योंकि काफी सालों तक पाकिस्तान के अंदर ये अकेला रहता था और इसको दुनिया का सबसे अकेला हाथी का दर्जा मिला था। और अभी जो है इसको कंबोडिया सेंचुरी पे भेज दिया गया है, यानी कि कंबोडिया में ये चला गया। और कंबोडिया में जाने के बाद यहाँ पर ये काफी सारे दूसरे यानी कि हाथियों के साथ ये मिला, और इसकी लोनलीनेस जो है वो, यानी कि इसका अकेलापन जो है वो अब खत्म हुआ है। बट आपको थोड़ी सी बस बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि पाकिस्तान से एक एलिफेंट जो है वो ट्रांसफर किया गया है कंबोडिया में। और ये जो एलिफेंट था पाकिस्तान के अंदर, वो काफी अकेला रहता था और काफी क्रूरता जो है वो इसने झेली। और इवन इस एलिफेंट की जो एक पार्टनर थी, यानी कि हथनी जो थी, उसकी मौत भी इवन पाकिस्तान में हो गई थी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बस आपको एक बेसिक फैक्ट आइडिया होना चाहिए। गाइज, मे बी आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को लगेगी कि सर इस प्रकार के टॉपिक्स थोड़ी ना पूछे जाएंगे, बट लेट मी टेल यू कि आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है, और जो यानी कि सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स और फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स, ये एक ही होता है। तो फॉरेस्ट सर्विसेज में इस प्रकार की चीजें भी पूछी जाती हैं, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज वालों को भी रिक्रूट करना है ना, तो उनको इन सब चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई ये सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए भी ये कावन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं जो आपको पढ़ाता हूं ना, ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ही हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। इसमें किसी भी टॉपिक को कभी गलती मत करना इग्नोर करने की, या ये सोचने की कि यार ये टॉपिक जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं आपके यहाँ पर कवर कराता हूँ। गॉट इट? गाइस, अभी रिसेंटली इंडिया और वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है। अब मीटिंग में किन चीजों के बारे में चर्चा हुई है तो उसके बारे में अपन बात करेंगे, हालांकि वो चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। बट उससे पहले वियतनाम का आप मैप देखो, ये देखो आप, ये वियतनाम कंट्री आपको दिखाई दे रही है। वियतनाम कौन सी कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है? चाइना के साथ, लाओस के साथ, कंबोडिया के साथ। और ये भी याद रखना, साउथ चाइना सी के साथ भी वियतनाम अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो अक्सर
मैप वगैरह देखते रहना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आए भी हैं ऑलरेडी कि ये वाला एरिया से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए कि मतलब इसको बताइए कि मतलब जैसे थाईलैंड से रिलेटेड कि थाईलैंड कौन सी कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, तो उसके मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमेशा जो है वो कंट्रीज की लोकेशन देखते रहना चाहिए मैप में, और स्पेशली उसके आसपास का एरिया भी देखना चाहिए। जैसे कि साउथ चाइना सी के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, तो ऐसा आ सकता है कि इनमें से बताइए फलाना कि कौन सी कंट्री साउथ चाइना सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, और तो चाइना नाम नहीं लिखा होगा, बट ये चारों पांचों नाम लिखे होंगे, तो आपको वियतनाम पता होना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। चलो एनीवेज, अभी इनकी मीटिंग हुई है डिफेंस मिनिस्टर की, तो उसमें क्या क्या बातें हुई हैं तो उतना कुछ ज्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है क्या क्या बातें हुई। डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की बात हुई है। यहां पर 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहां पर चर्चा हुई यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के बारे में कि दोनों कंट्रीज किस प्रकार से कोलैबोरेट कर रही हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन में, तो उसके बारे में चर्चाएं हुई। तो देखो, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। 19 नवंबर के लेक्चर में आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, और आपको सिंपली YouTube के सर्च कॉलम पे लिखना है 19 नवंबर 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष। जो भी सर्च लिस्ट में सबसे पहला वीडियो आएगा वो अपना ही वीडियो होगा 19 नवंबर का। इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन पर देखिएगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इंडेक्स आपको देता हूं। अगर आप देखेंगे, जैसे कि अभी आप देख लो नीचे, अभी वीडियो देखते देखते नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करो तो आप देखना कि पूरा एक इंडेक्स आपके सामने खुल के आएगा। उस इंडेक्स में बकायदा लिखा रहता है कि कौन सा टॉपिक कितने मिनट पे शुरू हो रहा है, तो आप वही बड़ी इंडेक्स में देख लेना। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के टॉपिक पर आप चले जाओगे तो आपको वो पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसमें इवन ये भी बताया हुआ है कि हमारी तरफ से, चाइना की तरफ से, मतलब कौन सी कंट्री के का कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में होता है। तो काफी कुछ चीजें मैंने डिटेल में उस लेक्चर में एक्सप्लेन करी हुई है, तो आप जरूर उस लेक्चर को जाकर देख लो, ठीक है। और अभी मत देखना, ये लेक्चर फिनिश कर लो पहले, उसके बाद देख लेना। तो देखो, अपन बात कर रहे थे वियतनाम और इंडिया के बीच में जो ये चर्चाएं हुई हैं, डिफेंस मिनिस्टर के बीच में जो डिस्कशन हुआ है, तो डिफेंस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हुआ है। यहां पर इन्होंने ये भी बोला है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि इंडिया और वियतनाम के बीच में 2016 में हुई थी, उसी के कारण इंडिया और वियतनाम के बीच में एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस कॉपरेशन है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में एक इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है ये साइन करने वाले हैं, और अभी बहुत ही जल्दी डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन जो है वो इनके बीच में देखने को मिलेगा। और वियतनाम ने थैंक यू बोला है इंडिया को। किस लिए थैंक यू बोला है? क्योंकि हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस ने बहुत ज्यादा मदद करी है वियतनामीज डिफेंस फोर्सेस की। किस चीज के लिए? कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की फील्ड में। तो ये चीज के बारे में यहां पर बात हुई है। हालांकि इतना ज्यादा आप लोग को ये सब चीजों के बारे में याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना कि इंडिया ने वियतनाम को ये चीज कही है कि हमारी जो इंडियन डिफेंस इंस्टीट्यूट्स है, यानी कि जिन इंस्टीट्यूट्स पे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि वियतनाम के डिफेंस फोर्सेस जो हैं, तीनों की तीनों सर्विसेज वियतनाम की डिफेंस फोर्सेस की, तो उनकी ट्रेनिंग इंडिया में होगी, और ऑलरेडी होती है, बट और भी ज्यादा सोल्जर्स की यहां पर ट्रेनिंग होगी। तो बेसिकली इसके बारे में बात हो रही है। और दोनों नेशन ने डिस्कशन किया कि वो किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन में, राइट। और हाइड्रोग्राफी पर भी डिस्कशन हुआ, हाइड्रोग्राफी कोऑपरेशन पर। तो हाइड्रोग्राफी क्या होती है? तो हाइड्रोग्राफी गाइस एक प्रकार की हम लोग को जैसे सर्वे होता है ना वाटर का, सी का, लेक का, तो ये वाटर बॉडीज का जो सर्वे होता है, तो यहां पर ये चीज बताई जा रही है कि क्योंकि देखो वियतनाम जो है वो हम लोग को यहां पर देखो ये पूरी वाटर बॉडी आपको दिखाई दे रही है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, और नीचे साइड इंडियन ओशियन आपको दिखाई देगा। तो यहां पर ये चीज कही है कि दोनों मिलकर जो है वो वाटर बॉडीज का सर्वे वगैरह करेंगे, राइट। तो ये बेसिकली नेवी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो मतलब नेवी के लिए एक नेविगेशन रूट जो है वो अच्छा तैयार होगा, तो उस पर जो है ये आपस में डेटा वगैरह शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो इस पर भी बात हुई है, चर्चाएं हुई है। इसके अलावा वियतनाम ने इंडिया को इन्वाइट किया था आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस में, और एडीएमएम प्लस वाले टॉपिक को आई थिंक 2-3 दिन पहले ही अपन ने डिस्कस किया, और मे भी शायद कल ही किया है, शायद कल या परसों में ही किया होगा, राइट। तो वियतनाम इसको होस्ट कर रही है एडीएमएम प्लस के बारे में। तो इस टॉपिक को ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, 1-2 दिन पहले ही अपन ने डिस्कस किया है। चलो ठीक है, तो ये था पूरा टॉपिक जिसका एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। गाइस, कोरोना वायरस की वैक्सीन पर जल्दी जल्दी काम जो है वो खत्म हो, यानी कि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो काम, वैक्सीन जो है वो बनकर तैयार हो जाए, जल्दी जल्दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो कोरोना वायरस की वैक्सीन में। तो उसके लिए सरकार 900 करोड़ रुपए का तीसरा स्टिमुलस पैकेज जो है वो लेकर आई है मिशन कोविड सुरक्षा के लिए। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए थोड़ी सी कि 900 करोड़ रुपए का ये मिशन कोविड सुरक्षा का तीसरा स्टिमुलस पैकेज हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इंडियन कोविड 19 वैक्सीन डेवलपमेंट मिशन है ये,
और ये ग्रांट जो प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि ये पैसे जो प्रोवाइड किए जाएंगे, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को प्रोवाइड किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो नेतृत्व कर रही है इस मिशन कोविड सुरक्षा का या कोविड-19 सुरक्षा का। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में जनरली। और इस मिशन के थ्रू देखो, मिशन कोविड सुरक्षा, तो ऑब्वियसली बात है कि इस मिशन के थ्रू किस पर काम किया जा रहा है? वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है, क्योंकि इसका नाम है इंडियन कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट मिशन। तो वैक्सीन डेवलपमेंट का काम हो रहा है, यानी कि टारगेट किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है वो वैक्सीन हमारी कंट्री में डेवलप हो, वैक्सीन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एडवांसमेंट हो, राइट। और इवन जो अलग अलग एरिया से रिसोर्सेज वगैरह जो है वो वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए हम लोग जनरेट कर पाए। तो इस पर बेसिकली ये मिशन है। तो इस पर ज्यादा आपको R&D करने की आवश्यकता नहीं है, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी चीज बस इतनी ध्यान में रखो। और किसके द्वारा ये मिशन इंप्लीमेंट किया जा रहा है? तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल की यूनिट के द्वारा, मिशन इंप्लीमेंटेशन यूनिट के द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और एग्जिस्टिंग एक्टिविटी जो नेशनल बायो फार्मा मिशन की है और INDCEPI कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन CEPI मिशन जो है, तो वो बेसिकली प्रोवाइड कराएगी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ इस मिशन के लिए। यानी कि मोटे मोटे तौर पर कि ये जो नेशनल बायो फार्मा मिशन जो है और INDCEPI के जो मिशन है, तो उस मिशन के दौरान जितनी भी एक्टिविटी हो रही है कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने के लिए, तो वो पूरी की पूरी एक्टिविटीज जो है वो ये वाला मिशन जो है सुरक्षा मिशन कोविड सुरक्षा, तो इस पर भी हेल्पफुल होगी, राइट। तो ये सिंपल सी चीज है जिसका आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। गाइस, बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, प्रवासी श्रमिक जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो हनी मिशन पे अभी काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं हनी मिशन के साथ। तो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है, KVIC जो है, उन्होंने काफी सारे माइग्रेंट वर्कर्स को उत्तर प्रदेश और बिहार के हनी मिशन के साथ जोड़ा है। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला था, आत्मनिर्भर भारत मिशन की जो बात करी थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हनी के प्रोडक्शन को, यानी कि शहद के प्रोडक्शन को हमारी कंट्री में इंक्रीज करने के पर्पज से काफी सारे जो वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूर या श्रमिक, तो उनको हनी मिशन में जोड़ा गया है, राइट। तो यह चीज है। और अभी अगस्त के समय पे इनको जोड़ा गया था और अभी पहली बार हनी का प्रोडक्शन जो है वो इनके द्वारा किया गया है और मास प्रोडक्शन का भी ये वेट कर रहे हैं, राइट। और कुछ हनी मिशन की बात करेंगे अपन। तो हनी मिशन का मेन पर्पस ये है कि फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम फार्मर्स की हो सके, तो उसके लिए हनी मिशन काम करता है। आदिवासी, वुमेन और जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको जोड़ता है ये बी कीपिंग या मतलब हनी मिशन के साथ। हनी मिशन यही है कि बी कीपिंग एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, जिसके चलते मधुमक्खियों से जो है वो शहद जो मिलता है हम लोग को, तो शहद का प्रोडक्शन होता है और शहद जो बिकता है मार्केट में, तो इनकम जनरेट होती है। तो इसी पर फोकस किया जाता है और इंडिया के अंदर हनी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये हनी मिशन हम लोग को देखने को मिलता है। इसको लॉन्च किया गया था KVIC, ये इसके बारे में अपन ने बात करी थी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा 3 साल पहले। और KVIC क्या करती है? ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है और 10 बी बॉक्सेस देती है, जिसमें लाइव कॉलोनीज होती हैं मधुमक्खी की। इस प्रकार के बी बॉक्स होते हैं जिसमें मधुमक्खी वगैरह होती हैं, और फिर मधुमक्खी से जो शहद मिलता है, तो उस शहद को जो है वो निकाल कर मार्केट में फिर बेचा जाता है। उसकी प्रोसेसिंग वगैरह होती है, फिर मार्केट में बेचा जाता है, राइट, शहद वगैरह को। तो इससे इनकम वगैरह जनरेट होती है। तो बेसिकली लोगों की इनकम बने, जो अनएम्प्लॉयड युवा हैं गांव क्षेत्र में, तो उनको वो इनकम जनरेट कर सकें, किसानों की एक्स्ट्रा इनकम हो, महिलाएं भी इनकम जनरेट कर सकें। तो इस पर बेसिकली ये हनी मिशन काम करता है, राइट। और हनी मिशन पूरा का पूरा कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है? KVIC के द्वारा। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए कि KVIC ने इसको लॉन्च किया था, राइट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और KVIC जो है वो बी कीपिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम और कोर्सेज भी जो है वो चलाती है, राइट, कि किस प्रकार से मधुमक्खी को रखना है, और लोगों को फिर ट्रेन किया जाता है कि कैसे आप मधुमक्खी पालन करोगे और किस प्रकार से शहद जो है वो निकालोगे। तो इसके बारे में ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। थोड़ी सी बात करेंगे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी कानून के द्वारा बनाई गई होगी, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखने को मिलती है एक, और स्टैट्यूटरी बॉडी देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि जिस बॉडी के बारे में या जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या एजेंसी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो। बट स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी बॉडी होती है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कमीशन होता है या एजेंसी होती है जो कानून के द्वारा बनाई गई होती है। तो ये किस कानून के द्वारा बनाई गई है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। इसके द्वारा KVIC को बनाया गया था अप्रैल 1957 में, स्टैब्लिश किया गया था। ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है, सर्वोच्च संगठन है ये, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। इसका काम क्या है?
खादी और विलेज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना रूरल एरियाज पे, गांव क्षेत्रों में, और बेसिकली गांव क्षेत्रों में इंडस्ट्री वगैरह आए, गांव मतलब गांव के जो लोग हैं वो इनकम वगैरह जनरेट करें, तो इस पर मेनली ये फोकस करती है, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और अप्रैल 1957 में इसने काम जो है वो संभाला था ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड का। केवीआईसी के आने से पहले ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड काम करती थी, तो उसका पूरा कार्य जो है वो इसको सौंप दिया गया था। इसका हेड ऑफिस हमें मुंबई में देखने को मिलता है और इसके 6 जोनल ऑफिसेज हैं, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी। तो ये 6 इसके रीजनल ऑफिसेज केवीआईसी के हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो बस ये बेसिक सा फैक्ट्स है केवीआईसी से रिलेटेड और हनी मिशन के बारे में जो अपन ने जाना, जिसका आपको एक आइडिया होना चाहिए। गाइस BNT 162B2 ये क्या है? तो गाइस देखिए, ये ब्रिटेन के अंदर वैक्सीन हम लोग को देखने को मिल रही है कोरोना वायरस की। ब्रिटेन पूरे दुनिया भर में, याद रखिएगा, पहली कंट्री बन गई है जिसने अप्रूवल दे दिया है Pfizer BioNTech कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग के लिए, यानी कि अब से ब्रिटेन में वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि ब्रिटिश रेगुलेटर जो है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी MHRA, इन्होंने डिक्लेयर कराया है कि वैक्सीन 95% तक प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराएगी लोगों में, यानी कि कोरोना वायरस से 95% तक प्रोटेक्शन जो है ये प्रोवाइड करा देगी। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और अमेरिका की ये कंपनी है Pfizer और जर्मन पार्टनर है इनका BioNTech, जिन्होंने पिछले महीने ही फेज 3 का ट्रायल जो है वैक्सीन का वो कंप्लीट कर लिया है और अब ब्रिटेन के अंदर ये वैक्सीन जो है वो लगना शुरू हो गई है। तो ये बस बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। गाइस बात करेंगे डमरू इंस्पायर्ड लैटिस के बारे में। तो देखो ये लैटिस है, ये डमरू से इंस्पायर होकर बनाई गई है। आप देखो सिर्फ इतने हिस्से को आप देखो, अभी पहले ये सिर्फ इतने हिस्से को देखो, आपको ये डमरू की तरह नहीं दिखाई दे रहा है? डमरू बोला जाता है कि भगवान शिव जी ने जब डमरू बजाया था तो डमरू की जो ध्वनि है, यानी कि जो म्यूजिक निकला था डमरू से, तो उससे इस ब्रह्मांड को बनाया था। इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का क्रिएशन जो हुआ था वो डमरू की आवाज से हुआ था। और इवन इस ब्रह्मांड को रेगुलेट किया जाता है भगवान शिव के द्वारा डमरू के थ्रू। तो ऐसा जो है वो कहा जाता है। तो डमरू से ही इंस्पायर होकर, डमरू डिजाइन से ही इंस्पायर होकर इस लैटिस को बनाया गया है। अब ये IIT कानपुर के रिसर्चर ने इसको बनाया है, तैयार किया है, डेवलप किया है। ये डमरू किसमें या फिर ये लैटिस किसमें हेल्पफुल होगा? तो ये जो आवाज निकलती है, जैसे कि बहुत ह्यूज जो साउंड होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम में लाया जाएगा। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, इसमें आप थोड़ा सा देखोगे, मैं थोड़ा जूम भी करता हूं, शायद आपको दिखाई दे। आपको देखो इस प्रकार से छेद टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? इसमें बीच बीच में आपको छेद टाइप के दिखाई देंगे, इस प्रकार के छोटे छोटे से आपको छेद यहां पर दिखाई देंगे। तो ये जो है गाइस, ये साउंड को कंट्रोल करने का काम करेगा। और किस प्रकार से साउंड को कंट्रोल करने का काम करेगा? जैसे कि आने वाले समय में हम लोग को बुलेट ट्रेन्स वगैरह इंडिया में देखने को मिलेंगी, फास्ट बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन जब चलेंगी तो उसमें वाइब्रेशन जनरेट होगा, तो वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लेगा जिससे किसी प्रकार का डैमेज ना हो। इसके अलावा जैसे कि ये डिफेंस सेक्टर में भी काफी हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि हमारी सबमरीन वगैरह जो है ना, सबमरीन, तो सबमरीन में इसको फिट कर दिया जाएगा तो हमारी सबमरीन को कोई दूसरी कंट्री डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, राइट? तो सबमरीन को छुपाने के लिए कि डिटेक्ट ना कर पाए कोई भी दूसरी कंट्री हमारी सबमरीन को, तो इसलिए भी ये सब स्ट्रक्चर का उपयोग किया जा सकेगा। तो ये चीज सिंपल सी आप ध्यान में रखना कि ये स्ट्रक्चर बनाया गया है स्पेशली किसी भी प्रकार के साउंड या किसी भी प्रकार के वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, राइट? तो ये IIT कानपुर के रिसर्चर के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है और इसको स्पॉन्सर किया गया है, इस प्रोजेक्ट को स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, स्पार्क प्रोजेक्ट के थ्रू इसको स्पॉन्सर किया गया है। और ये स्पार्क प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये स्टेल्थ सबमरीन और हाई स्पीड ट्रेन्स में उपयोग में दिया जाएगा, या फिर सुपरसोनिक जो हम लोग को देखने को नहीं मिलती इंजन्स वगैरह, तो उसके उपयोग में जो है वो लिया जाएगा। एक्चुअली में ये वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकता है जिससे कि किसी प्रकार का डैमेज ना हो। और डिफेंस फील्ड में भी हेल्पफुल होगा क्योंकि हमारी सबमरीन को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी ये सब डिवाइस होती हैं जो कि देखते हैं कि कहां से कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है या कहां से कोई सबमरीन आ रही है, तो ये डिवाइस क्या करती है? वाइब्रेशन को चेक करती हैं कि वाइब्रेशन जो है वो कहां से आ रहा है। तो वाइब्रेशन के थ्रू ये डिवाइस जो है वो पता लगा देती है कि कौन सी चीज जो है वो एंटर हो रही है किसी कंट्री के मतलब रडार में आ रही है। तो जो रडार होता है ना, वो ये वाइब्रेशन को ही आइडेंटिफाई करता है। तो ये क्या करेगी? ये डिवाइस वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लेगी और पूरी तरह से स्टॉप कर देगी वाइब्रेशन को। तो इससे क्या होगा कि अगर हम लोग अपने हेलीकॉप्टर्स पे या डिफेंस के हेलीकॉप्टर्स नहीं होते हैं और सबमरीन पे, तो ये सब अगर अपन ये डिवाइस लगा देंगे तो क्या होगा कि वाइब्रेशन बाहर जाएगा नहीं, वाइब्रेशन बाहर जाएगा नहीं तो कोई डिवाइस इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये डिफेंस की फील्ड में भी काफी हेल्पफुल होगा।
तो ये चीज है जिसके बारे में आपको बस बेसिक जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। गाइस, NAFED के अंडर हनी FPO प्रोग्राम का उद्घाटन हुआ है, तो इस पर अपन थोड़ी सी बात करेंगे। NAFED का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। NAFED क्या है, क्या काम करती है, तो इस पर भी अपन बात करेंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम क्या है। तो वर्चुअली ऑनलाइन इसका उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है और ये यहां पर प्रमोट किया जा रहा है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, और उनको क्रिएट किया जा रहा है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को। ये एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जहां पर 10,000 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लाए जा रहे हैं, राइट। और नेशनल लेवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडवाइजरी एंड फंड सैंक्शन कमिटी, इन्होंने एलोकेट किया है FPO क्लस्टर 2020 और 21 के लिए सभी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को। और FPO जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं स्पेशलिस्ट क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और जो कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के द्वारा एंगेज हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था हनी मिशन के बारे में, याद आ रहा है आपको? तो ये वही चीज है, हनी मिशन से ही रिलेटेड ये चीज है। हनी मिशन में फार्मर्स वगैरह को, या रूरल जो युवा हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ वगैरह, तो या फिर महिलाएं जो हैं गांव क्षेत्र की, तो इनको जो है वो साथ में रखा जाता है और फिर इनको मौका दिया जाता है कि ये मतलब मधुमक्खी पालन करें, राइट, बी कीपिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, और फिर शहद वगैरह का प्रोडक्शन करें। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो इसी प्रकार का है। बट इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, इस मिशन के अंदर क्या होता है कि क्लस्टर क्रिएट किया जाता है, यानी कि ग्रुप्स वगैरह बना दिए जाते हैं। काफी सारे हम लोग को ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ग्रुप्स जो है वो तैयार कर दिए जाते हैं और इकट्ठा एक साथ जो है काम किया जाता है। किस चीज का काम? तो ऑब्वियस ही बात है, हनी की बात हो रही है यहां पर। हनी का ये FPO हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हनी प्रोडक्शन का काम होता है। और हनी प्रोडक्शन का काम कैसे होता है? बी कीपिंग एक्टिविटी के चलते। तो बी कीपिंग एक्टिविटी, मधुमक्खी पालन हम लोग को इसमें देखने को मिलता है, राइट। तो देखो, NAFED जो है इसने क्रिएट किया था ये पर्टिकुलर प्रोग्राम, और जो है वो प्रमोट करती है इस प्रोग्राम को, जिसमें FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग को बी कीपर्स के और हनी कलेक्टर्स के देखने को मिलते हैं। और 5 राज्यों में ये किया गया है। 5 राज्य के अंदर कौन सी लोकेशन है? तो ईस्ट चंपारण बिहार के अंदर, मुरैना मध्य प्रदेश के अंदर, भरतपुर राजस्थान के अंदर, मथुरा उत्तर प्रदेश में, और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। तो यहां पर जो है ये FPO क्रिएट किए गए हैं और उनके क्लस्टर्स क्रिएट किए गए हैं, यानी कि ग्रुप्स वगैरह तैयार किया गया है। और पहला हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये रजिस्टर हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। यहां पर क्या किया जा रहा है? साइंटिफिक तरीके से बी कीपिंग एक्टिविटी हो, तो उसके लिए स्किल्स वगैरह अपग्रेड की जा रही है फार्मर्स के बीच में, या फिर जो भी रूरल अनएम्प्लॉयड जो हम लोग को लोग देखने को मिलते हैं, तो उनको स्किल जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, जिसके चलते बेटर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से बी कीपिंग वो कर सकें, राइट, मधुमक्खी पालन कर सकें। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है, यानी कि जहां पर बीज वगैरह को रखा जाता है वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, राइट, ये वाली चीज। क्वालिटी अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है। इवन क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है कि ये क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज हैं, तो लैब्स में जाकर चेक किया जाता है कि हनी की क्वालिटी जो है वो किस प्रकार की है, राइट। तो उस पर भी काम किया जाता है, कैसे हनी की क्वालिटी को इंप्रूव करना है। और बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर भी काम किया जाता है, राइट, कि जिससे कि जो हनी जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो प्रोसेसिंग यूनिट जो है, यानी कि जहां पर प्रोसेसिंग होती है इंडस्ट्रीज वगैरह में हनी की, तो वहां तक जो है वो पहुंचाया जा सके, फिर वहां से एक्सपोर्ट हो या फिर मार्केट में जा सके, राइट, ट्रेड के लिए, बिकने के लिए। तो ये चीज है। तो ये पूरा बेसिकली है कि इकोसिस्टम क्रिएट करता है ये हनी FPO प्रोग्राम, राइट, प्रॉपर इकोसिस्टम, जिसके चलते जो हनी है, शहद जो है, शहद के प्रोडक्शन से लेकर उसकी बिक्री तक का पूरी जो है वो इकोसिस्टम ये क्रिएट करता है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा NAFED की अपन बात करें, क्योंकि ये NAFED के अंडर ही ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपको यहां पर नाम से क्या समझ में आया? मार्केटिंग की बात हो रही है। तो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मार्केटिंग पर काम करती है, और भी काफी सारे इसके काम है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलती है, शीर्ष संगठन ये हम लोग को देखने को मिलती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की। और इसका फाउंडेशन जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर की गई है ये बॉडी। और NAFED जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग एजेंसी हम लोग को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। यानी कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको ये खरीदती है, परचेज करती है, राइट, और भी मार्केटिंग उस प्रोड्यूस की प्रोडक्ट की करती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की,
राइट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये ऑर्गेनाइज करती है, प्रमोट करती है, डेवलप करती है, मार्केटिंग करती है, प्रोसेसिंग पे काम करती है, स्टोरेज पर काम करती है, एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस के। तो वही चीज मैंने आपको बताई कि पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है नैफेड के द्वारा। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हनी का हम लोग को देखने को रहा है, हनी एफपीओ प्रोग्राम, तो उसमें हनी का, स्पेशली हनी का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ हनी। हनी जब जहां से प्रोड्यूस हो रहा है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पर भी चेक किया जाता है कि जो हनी का प्रोडक्शन हो रहा है प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी क्वालिटी को चेक की जाती है। फिर उसको जो है वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर भेजा जाता है जहां पर उसकी प्रोसेसिंग होती है। फिर फर्दर उसको जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए भेजा जाता है, या फिर उसकी मतलब डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेडिंग होती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है इसकी। और ये पूरा काम करने के पीछे जो बॉडी है वो नैफेड हम लोग को नजर आती है। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट एग्रीकल्चरल मशीनरी, यानी कि एग्रीकल्चर की जो मशीनरीज जो होती हैं, टूल्स वगैरह होते हैं, उसको भी ये बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करती है, इंप्लीमेंट करती है, और दूसरे इनपुट्स वगैरह जो है एग्रीकल्चरल फील्ड में ये लगाती है। साथ ही साथ टेक्निकल एडवाइस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की ये प्रोवाइड कराती है। जैसा भी हनी के ही अगर अपन बात करें, हनी एफपीओ प्रोग्राम की, तो इसमें भी टेक्निकल एडवाइस वगैरह ये प्रोवाइड कराती है, हेल्प करती है कि जिससे कि क्वालिटी जो है उसको इंप्रूव की जा सके हनी की, और वहां पर बेटर स्किल्स वगैरह जो है वो लाई जा सके हनी प्रोडक्शन में, राइट। तो ये सब चीजें जो करने का काम जो होता है वो नैफेड का होता है। इसके अलावा एपीकल्चर या फिर बी कीपिंग कहते हैं अपन, जो मधुमक्खी पालन जो है ना, उसको एपीकल्चर कहा जाता है, जिसमें मधुमक्खी की देखभाल की जाती है, और किस पर्पस के लिए, हनी, शहद के प्रोडक्शन के लिए की जाती है, और वैक्स के प्रोडक्शन के लिए, या हनी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स जो हम लोग को देखने को नहीं मिलते, बी से जो प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो वाली चीज है। और ये एप्रीज क्या होता है, अगर एप्रीज अगर आ जाए कि एप्रीज क्या है, तो एक ऐसी जगह है जहां पर हनी बी को मधुमक्खियों को एक साथ रखा जाता है, राइट, और फिर वहां पर हनी प्रोडक्शन होता है, राइट, शहद जो है वो बनवाया जाता है। तो ये चीज है। तो इसके बारे में बस आपको एक बेसिक आइडिया, जानकारी होनी चाहिए। C32LH2 टैंक की यहां पर बात हो रही है। सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है जो कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को डिलीवर किया गया है। इस पर्टिकुलर क्रायोजेनिक टैंक को किसके द्वारा बनाया गया है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जो कि पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, याद रखिएगा। और देखिए, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में कल के लेक्चर में मैंने आप लोग को ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो है वो स्पेस की फील्ड में मददकारी होती है, यानी कि जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं ना, उनके लॉन्च के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। कल जैन कमेटी के बारे में मैंने डिस्कस किया था, जैन पैनल के बारे में। तो आप क्या कीजिए, कल वाले, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है कल वाले लेक्चर की, जैन कमेटी वाले टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, राइट। तो उसमें मैंने पूरी डिटेल आप लोग को दी हुई है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी, राइट। तो इसके बारे में जो है ये न्यूज थी। और याद रखिएगा, ये C32LH2 टैंक है, सबसे बड़ा ये हम लोग को टैंक देखने को मिल रहा है, क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है ये, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया गया है HAL के द्वारा, राइट। तो ये हम लोग जो है वो बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकेंगे, स्पेशली ये हमारे GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल MK3 में पेलोड की कैपेसिटी को इंप्रूव करेगा। अब 5755 किलोग्राम का प्रोपेलेंट फ्यूल जो है वो लोड किया जा सकता है इस टैंक में, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको कल के लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो कल का लेक्चर देख लीजिए आप, पूरी चीज डिटेल में आपको मिल जाएगी। गाइस, साइंटिस्ट रिसर्चर्स के द्वारा ज़ेब्रा फिश का उपयोग किया जा रहा है हार्ट रीजनरेशन को प्रमोट करने के पर्पस के लिए। अब ज़ेब्रा फिश एक मॉडल के तौर पर नजर आ रही है, जो साइंटिस्ट पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के हैं, उन्होंने उपयोग किया है ज़ेब्रा फिश का, और ये रिसर्च मॉडल की तरह इसको उपयोग कर रहे हैं, और इसके जीन्स वगैरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और हार्ट रीजनरेशन को प्रमोट कर रहे हैं। हार्ट रीजनरेशन को प्रमोट करने का मतलब, हार्ट रीजनरेशन क्या होता है, जब दिल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि दिल के कोई टिश्यू वगैरह है वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो अपने आप कैसे ठीक हो सकते हैं, तो उसको हार्ट रीजनरेशन कहा जाता है। तो इस पर्टिकुलर चीज को स्टडी करने के पर्पस के लिए ज़ेब्रा फिश को मॉडल के तौर पर लिया जा रहा है। अब ज़ेब्रा फिश की खासियत ही यह है कि ज़ेब्रा फिश मतलब कुछ ही समय में, यानी कि बहुत ही कम समय में, अपने दिल को दोबारा से ठीक कर लेती है। अगर उसके दिल में कोई डैमेज होता है ना, हार्ट वगैरह में उसके कोई डैमेज होता है, तो वो दोबारा से ठीक कर लेती है। तो इसी चीज को स्टडी करने के पर्पस के लिए ज़ेब्रा फिश को एक मॉडल के तौर पर उपयोग किया जा रहा है, जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे का, उनके साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। ज़ेब्रा फिश काफी छोटी फिश होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी है फिश होती है, और फ्रेश वाटर फिश ये हम लोग को नजर आती है। और ज़ेब्रा फिश ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाई जाती है।
साउथ एशिया के इंडो गैंगेटिक प्लेन पे ये हम लोग को देखने को मिलती है। इस जगह की ये मूल निवासी है, यानी कि यहाँ की नेटिव है, ये यहाँ पर पाई जाती है। और ज्यादातर धान जो होती है ना, धान के खेत वगैरह, तो वहां पर ये ज्यादातर देखने को मिलती है। फिश एक्वेरियम्स वगैरह में आपको नॉर्मली ये दिखाई देगी, क्योंकि काफी पॉपुलर है एक्वेरियम में इस फिश को रखा जाता है, जेब्रा फिश को। इसको डेनियो नाम से जो है वो बेचा जाता है मार्केट में, राइट, कमर्शियली। और इस फिश का उपयोग जो है वो मॉडल के तौर पर किया जाता है। जो वर्टिब्रेट मॉडल ऑर्गेनिज्म है उसके तौर पर ये उपयोग करते हैं काफी सारी जगह पर इस फिश को, और साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, और ड्रग डेवलपमेंट के पर्पस के लिए भी इस फिश का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बस आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब देखिएगा, यहां पर 2-3 चीजें याद रखना, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, जैसे कि कीवी फल जो है वो कहां पर पाया जाता है, और कीवी कौन सा फल है, तो एक जंगली फल है, वाइल्ड फ्रूट है ये, और ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और जीरो वैली कहां पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में जीरो वैली है। तो ये 2 चीज तो आप ध्यान में रखिएगा। और ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि कीवी पहला ऑर्गेनिक फ्रूट बन गया है जिसको सर्टिफिकेशन मिला है ऑर्गेनिक का, राइट, ऑर्गेनिक फ्रूट का सर्टिफिकेशन कीवी को मिल गया है। और अरुणाचल प्रदेश पहली स्टेट बन गई है इंडिया के अंदर जिसने कीवी के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हासिल किया है। और एक मिशन है इसी प्रकार के ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, तो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, MOVCDNER। तो ये मिशन है, इस मिशन के तहत जो है वो कीवी को, यानी कि इस जंगली फ्रूट को, वाइल्ड फ्रूट को जो है ये सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और ये मिशन की बात करें अपन, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो हालांकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि मिशन ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट करना है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, वहां पे फ्रूट्स वगैरह, वहां पे वेजिटेबल्स वगैरह, तो वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाए, राइट। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सब मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इन राज्यों में इस मिशन को इंप्लीमेंट किया गया है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में या ऑर्गेनिक के बारे में आप जानते ही हैं कि जब भी कभी खेती होती है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कुछ इस प्रकार की होती है जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं किया जाता, पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं किया जाता, तो उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो है वो कहा जाता है, राइट। और इंडिया के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट जो है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो देखो, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से जांच करने के बाद एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, APEDA, तो ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जो है या सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड कराती है इंडिया के अंदर। तो ये बॉडी का नाम आप याद रखना, ये स्ट्रिक्ट साइंटिफिक असेसमेंट करती है, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से चेक करती है कि वहां पर कहीं केमिकल फर्टिलाइजर का किसी भी प्रकार से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट, और कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, पूरी चीज चेक की जाती है। क्योंकि यहां पर तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि आप किसी भी, यानी कि थोड़ी सी भी क्वांटिटी आप यूज नहीं कर सकते केमिकल फर्टिलाइजर की, पूरी तरह से वो ऑर्गेनिक नेचर का होना चाहिए, राइट। तो इसको साइंटिफिकली इसका असेसमेंट होता है, जांच होती है, और उसके बाद फिर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। मार्कोस, अब मार्कोस के बारे में अपन बात करेंगे। ईस्टर्न लद्दाख में मार्कोस को तैनात किया गया है। मार्कोस जो है गाइस हमारी इंडियन आर्मी के साथ ये तैनात होंगी, और चाइनीज मिलिट्री के अगेंस्ट जो है ये वहां पर तैनात हम लोग को देखने को मिलेंगी लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में। और देखो, पैंगोंग सो लेक के पास जो है वो इनको तैनात किया गया है, और बहुत ही जल्दी इनको बोट्स मिलेंगी अपने मिशन को कंडक्ट करने के लिए। मार्कोस को बोट्स दी जाएगी, नाव दी जाएगी अपने मिशन को कंडक्ट करने के लिए। तो मरीन कमांडोज हैं ये, मार्कोस यानी कि मरीन कमांडो या फिर मरीन कमांडो फोर्स के नाम से ये जानी जाती है। ये स्पेशल फोर्स है, इंडियन नेवी के अंदर आती है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए, यानी कि इनको स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैनात किया जाता है। और मार्कोस का गठन हुआ था 1987 में, और हर प्रकार के एनवायरमेंट में, समुद्र में, हवा में, जमीन में, हर प्रकार के एनवायरमेंट में ये स्पेशल ऑपरेशन अपना कंडक्ट करती है। और इसने धीरे धीरे करके काफी अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया। इवन इसको इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, और इसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन भी है इसकी प्रोफेशनलिज्म को लेकर, राइट। इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन हम लोग को देखने को मिलती है मार्कोस की। और मार्कोस जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर झेलम नदी है और वुल्लार लेक जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो वहां पर ये अपना ऑपरेशन जो है, स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम ऑपरेशन जो है वो रेगुलरली कंडक्ट करती है। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए मार्कोस के बारे में। ये इंडियन नेवी की यूनिट हम लोग को देखने को मिल रही है। गॉट इट गाइस। अगर क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स पार्क या फिर आर्ट पार्क
ये कहां पर सेटअप किया गया है? तो बेंगलुरु आपको पता होना चाहिए। बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क जो है वो सेटअप किया गया है। ये पार्क क्या करेगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की जो टेक्नोलॉजीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसमें नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो है वो लाने पर फोकस करेगा, काम करेगा, प्रमोट करेगा टेक्नोलॉजी इनोवेशन, राइट? कि नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो एआई और रोबोटिक्स की फील्ड में सामने आए, राइट, हमारी कंट्री के अंदर। और आर्ट पार्क एक यूनिक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, और इसको एआई फाउंड्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंड्री के द्वारा के सपोर्ट के थ्रू जो है वो सेटअप किया गया है। और ये पब्लिक प्राइवेट मॉडल के ऊपर बेस्ड हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन। और इसको फंडिंग भी मिली है 170 करोड़ रुपए की, लगभग 22 मिलियन यूएस डॉलर की। और इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फंडिंग मिली है। और नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ये जो मिशन है इसी के अंडर इसको फंडिंग दी गई है। और ये पूरा जो फाउंडेशन है ये इसी मिशन के अंडर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहां पर इंडस्ट्री, अकेडमी या गवर्नमेंट बॉडीज के भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर मौजूद होंगे, वहां के प्लेयर्स भी, स्टेक होल्डर्स भी यहां पर मौजूद होंगे इस पर्टिकुलर आर्ट पार्क में, राइट? और काम करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हमारे इंडिया के अंदर एआई और रोबोटिक्स की फील्ड में जो है वो आए। तो ये चीज है। और आर्ट पार्क डेटा सेतु को डेवलप करने वाला है। डेटा सेतु क्या है? तो डेटा सेतु बेसिकली एक फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे, प्रिवेसी प्रिजर्विंग फ्रेमवर्क क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि जब डेटा अपन शेयर करते हैं, तो आजकल आप जानते हैं इसकी डेटा थेफ्ट की काफी ज्यादा हम लोग को न्यूज वगैरह देखने को मिलती है, और थ्रेट भी और कंसर्न भी काफी ज्यादा यही है डेटा थेफ्ट को लेकर, कि लोगों के जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होते हैं वो चोरी ना हो जाए, राइट? तो उसके लिए लोग वेरियस प्रिवेसी टूल का इस्तेमाल करते हैं, बट एक पुख्ता प्रिवेसी टूल जो है वो अभी तक है नहीं। तो डेटा सेतु होगा आने वाले समय में, ये एक अच्छा प्रिवेसी टूल जो है वो तैयार करेंगे जिसमें डेटा जो है वो स्टोर किए जा सके और डेटा पूरी तरह से सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ये चीज बताई जा रही है। और डेटा शेयरिंग इकोसिस्टम जो है वो लेकर आया जाएगा इनके द्वारा, और ये एक डेटा मार्केट प्लेस जो है वो क्रिएट करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन और सोल्यूशन को बूस्ट करेंगे, राइट? और नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम की अगर अपन बात करें, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये इंप्लीमेंट किया गया है। ये मिशन 5 सालों का ये मिशन है, पूरे इंडिया में इसको मिशन को कवर किया जा रहा है। और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमिया, ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। इस मिशन का क्या क्या काम होगा और क्या मकसद होगा, एम होगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को एड्रेस करेगा ये मिशन, साथ ही साथ एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और स्किल एनहांसमेंट से रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि साइबर फिजिकल सिस्टम में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जो है वो नए नए आए, और एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी यानी कि एआई और रोबोटिक्स से एसोसिएटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं तो वो डेवलप हो, तो इस पर ये काम करती है। मेन मकसद ये है कि ये 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब जो है वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं, 6 एप्लीकेशन इनोवेशन हब और 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क ये सेटअप करना चाहते हैं, स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो ये इनका मेन मकसद है इस मिशन का, राइट? आगे की बात करें, 4 फोकस्ड एरिया है। एक तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सबसे टॉप पर, कि हमारी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो नई नई आए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इकोसिस्टम डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो, इस पर ये काम करते हैं। तो ये इनके 4 फोकस्ड एरिया हैं, और इनका मेन मकसद जो है वो हमारी कंट्री के अंदर बेसिकली टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को लेकर है, कि ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री के अंदर आए, राइट? तो ये चीज है, तो जिसके बारे में आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और याद रखिएगा, आर्ट पार्क बेंगलुरु के अंदर सेटअप किया गया है। बात करेंगे मुनी बॉन्ड्स के बारे में, यानी कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में। तो पहले इजी तरीके से समझते हैं कि बॉन्ड्स क्या होता है। हालांकि कई बार मैं अपने स्टूडेंट्स को बता चुका हूं बॉन्ड्स के बारे में, अभी तक तो रच चुका होगा उनमें कि बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है। बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी को चाहिए पैसा, कंपनी को कैपिटल रेज करनी है, पैसा चाहिए उस कंपनी को, तो वो क्या कर सकती है, बैंक के पास जा सकती है, बैंक से लोन ले सकती है। बट उसको बैंक में नहीं जाना तो वो क्या कर सकती है, अपने शेयर्स, डिबेंचर्स इशू कर सकती है, जिससे कि उसके पास पैसा आ जाए, लोग उसके शेयर खरीद लें। या फिर एक कंपनी बॉन्ड जारी कर सकती है। बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में एक सिंपल पेपर होता है, जैसे कि ये पेपर है। अब पेपर की कीमत जो है वो आज की रेट में कितने की होती है, जैसे मैंने मान लिया कि आज की रेट में मैं 1000 रुपए का ये बॉन्ड परचेज करूंगा, बट इस बॉन्ड में लिखा हुआ है कि आप, जैसे कि अभी दिसंबर चल रहा है, आप 2021 दिसंबर में आएंगे तो आपको जो है वो 1100 रुपए मिल जाएगा, राइट? 1000 की जगह आपको 1100 मिल जाएगा, राइट? यानी कि आपको 10% जो है वो इसमें
एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा 10% जो है वो आपका हो जाएगा। तो ये बॉन्ड जो है वो मुझे 10% का सालाना बेनिफिट दे रहा है। और अगर मैं कंपनी से शेयर खरीदूंगा तो क्या होगा, मुझे डर रहेगा शेयर घटेंगे या बढ़ेंगे, तो वो डर रहेगा, क्योंकि शेयर का भरोसा नहीं है, कभी भी गिर सकते हैं, राइट। ये तो उम्मीद है ही नहीं शेयर की कि वो हमेशा ही बढ़ते रहेंगे, गिर भी सकते हैं, लोगों का लॉस हो जाता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं शेयर मार्केट के अंदर, आप जानते हैं इसके बारे में। तो क्या है कि जब भी एक कंपनी बॉन्ड जारी करती है तो कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसके अंदर जो वैल्यू वो कोट कर रही है कि इतना रिटर्न जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट पर, जो भी इस इंस्ट्रूमेंट को खरीदते हैं लेते हैं तो उनको इतना रिटर्न मिलेगा, तो वो इंश्योर करती है, यानी कि एक प्रकार का लोन होता है। लोन में पहले ही लोगों को बता दिया जाता है कि इतने % आपको जो है वो रिटर्न मिलेगा और आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, इसको खरीद लेते हैं, राइट। जैसे कि 8 दिसंबर में मैंने इस बॉन्ड को 1000 रुपए में खरीदा और अगले साल 2021 दिसंबर में इसमें मुझे 100 रुपए, यानी कि 10% का मुझे फायदा हो गया, 100 रुपए बढ़कर मुझे मिल गए, राइट। तो ये चीज होती है। तो ये क्या होता है कि मैं जो है वो कंपनी को लोन देता हूं और कंपनी जो है वो मुझे ये पेपर दे देती है। अब 1 साल के बाद ये पेपर मैं कंपनी को दूंगा तो कंपनी मुझे रिटर्न करेगी जो मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि 1000 रुपए, और ऊपर से जो 100 रुपए, यानी कि जो इंटरेस्ट कमिट किया है इसने, तो वो मुझे प्रोवाइड कराएगी। तो आसान भाषा में इसमें एक फेस वैल्यू हम लोग को देखने को मिलती है, लिखी रहती है कागज के ऊपर, बॉन्ड के ऊपर, और मैं जो है उसमें एक डेट लिखी रहती है कि इस डेट पर जो है वो आप इस बॉन्ड को रिटर्न कर सकते हो। और जब आप रिटर्न करोगे तो आपको ये फेस वैल्यू जो इसमें मेंशन्ड है, फेस वैल्यू या फिर परसेंटेज, जैसे कि 10% अगर मेंशन होगा कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट का 10% जो है वो आपको रीपे किया जाएगा, तो फिर कंपनी के पास जब मैं दिसंबर 2021 पे जाऊंगा तो कंपनी मुझे रिटर्न कर देगी। तो इस प्रकार से एक कंपनी जो है वो अपनी कैपिटल रेज करती है, पैसा एक जो है वो उठाती है मार्केट से, राइट। तो ऐसा सिर्फ कंपनी नहीं करती है, ऐसा सरकार भी करती है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी ऐसा करती है। तो ये म्युनिसिपल बॉन्ड है जहां पर एक सिटी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका जो है वो इस प्रकार के बॉन्ड जारी करती है। और अभी हाल ही में लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बॉन्ड जारी किया है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ये म्युनिसिपल बॉन्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है जो उन्होंने जारी किया है। और इन बॉन्ड के चलते उत्तर प्रदेश की कैपिटल 200 करोड़ रुपए पैसा जो है वो रेज करेगी, यानी कि मार्केट से 200 करोड़ रुपए उठाएगी, राइट। तो देखिए ये म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड जो जारी करती है उसको म्युनिसिपल बॉन्ड कहते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके अकॉर्डिंग गाजियाबाद जो है वो अब अगली हम लोग को देखने को मिलेगी सिटी जो कि इस प्रकार का बॉन्ड जारी करेगी। उसके बाद फिर प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और कानपुर। और याद रखिएगा हमारी कंट्री के अंदर लखनऊ नवी सिटी है, 9th सिटी है जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करके कैपिटल रेज किया है। और अभी तक 3600 करोड़ रुपए जो है वो इस प्रकार से, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर मुनी बॉन्ड्स के थ्रू रेज किए जा चुके हैं, कैपिटल जो है वो रेज किया जा चुका है। और ये जो पैसा है किस पर्पस में उपयोग में लिया जाता है, तो स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि रोड बनाना है या पानी या वाटर टैंक हो गया या हाउसिंग वगैरह, तो इन सब पर्पस के लिए ये पैसा उपयोग में लिया जाता है। और 2015 में सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर है, मार्केट रेगुलेटर, तो इन्होंने फ्रेमवर्क जारी किया था मुनी बॉन्ड के लिए, यानी कि फ्रेमवर्क एक तैयार किया था। और उन्होंने कहा था कि जैसे कि अगर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अगर उसने पिछली बार बॉन्ड जारी किया हो पिछले 1 साल में और उसने जिन लोगों को बॉन्ड इशू किया उनको रिटर्न नहीं किया, यानी कि डिफॉल्ट कर दिया, तो फिर आगे चल के ऐसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई भी बॉन्ड इशू करने की पावर्स नहीं होगी, यानी कि उनको अलाउ नहीं किया जाएगा बॉन्ड इशू करने के लिए। तो इसमें भी बॉन्ड इशू करने में भी एलिजिबिलिटी होती है, राइट। जैसे कि हम बात करते हैं ना, मतलब अथॉरिटीज जो है वो बॉन्ड इशू कर सकती है अपनी मर्जी से, नहीं, उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशन चेक किए जाते हैं, उनको क्रॉस चेक किया जाता है कहीं वो डिफॉल्टर तो नहीं है। तो ऐसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर डिफॉल्टर पाया गया पिछले 1 साल में तो वो बॉन्ड जारी नहीं कर सकता, राइट। इसके अलावा ऐसी नगर पालिका जहां पर उसकी खुद की जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव में चली गई है पिछले 3 सालों में, यानी कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स को चेक किया जाता है, तो उसमें अगर उसकी नेटवर्थ जो है वो अगर नेगेटिव में चली गई तो भी फिर उसको नई बॉन्ड जारी करने को अलाउ किया जाता है, क्योंकि नेगेटिव नेटवर्थ चली गई तो फिर वो डम कर देगी, यानी कि जो भी लोग उसका बॉन्ड परचेज करेंगे उनको डम कर दिया जाएगा, यानी उनको पैसा रिटर्न नहीं किया जाएगा और वो डिफॉल्ट के तौर पर डिफॉल्टर बन जाएगी एक, राइट। और फिर लोगों का इसमें नुकसान होगा, सिटीजन्स का, तो वो भी तो सोचना पड़ता है ना। तो ये वाली चीज है। तो ये जो है वो देखिए इसमें एलिजिबिलिटी भी होती है। अगर क्वेश्चन अगर आ जाए कि बॉन्ड जारी करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं, प्रॉपर एलिजिबिलिटी होती है जिसको देखने के बाद ही बॉन्ड जारी किया जाता है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस, और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था।
और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन आपका आज का होमवर्क है। जीएस पेपर 2 का ये टॉपिक है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। मुझे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप जीएस पेपर के बारे में बता दिया करो, तो पेपर 2 का है, ठीक है। तो ये चीज जो है मैंने बताई आपको अभी। तो आपको अगर मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे लगे हैं, लाइक का बटन हिट किए बिना मत जाइएगा गाइस, और शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ये लेक्चर को, राइट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और आपको अगर मंथली पीडीएफ पेड पैकेज चाहिए तो इसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ है। पूरे महीने आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, आपको हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ का आपके रिवीजन के लिए, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है, और इतनी ही प्राइस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर मंथली एमसीक्यू भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें मैं आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। और आपको पता है कि अभी एक नया इनिशिएटिव भी मैंने शुरू किया है, जिसमें मैं आपको जो वन डे एग्जामिनेशन जो होते हैं ना, जैसे कि एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, या फिर स्पेशली स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस पर भी एक अलग से वीडियो अब आना शुरू हो गया है। तो उसकी भी जो पीडीएफ है वो यहीं पर ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री में देता हूं। तो इतना सब कुछ आपको सिर्फ मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ में मिलता है, आप इसको ले सकते हैं। कैसी क्वालिटी होती है इस पीडीएफ की और इस पूरे पैकेज की, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्वालिटी देख सकते हैं, उसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है सैंपल का, तो आप चेक कर लीजिए और आप ले लीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल दी हुई है कि आप कैसे इसको ले सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर मंथली पेड पैकेज से रिलेटेड, तो आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। कमलाक्ष झा के नाम से मैं फेसबुक पर हूं, और ये मेरा नंबर है 9713282838। याद रहे, नंबर पर कॉल नहीं करेंगे आप, सिर्फ एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेरी जो है वो ले सकते हैं, आपको जो भी मुझसे पूछना है, ठीक है। तो चलिए अब अपन मिलेंगे कल, बट बिफोर दैट टेलीग्राम का गाइज अपना एक चैनल भी है, ग्रुप भी है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।